हेलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम पूरे दिन किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर इसको देख के लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई खा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई जॉब के लिए जा रहा होगा। तो एज ए ह्यूमन दिन भर किसी न किसी एक्टिव, अगर हम सो रहे हैं तो वो भी एक एक्टिविटी है, स्लीपिंग। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग पूरे दिन किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज। इस पूरे ह्यूमन एक्टिविटीज को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है दोज एक्टिविटीज जहां पीपल अपना लाइवलीहुड, जहां पैसे कमाना मकसद हो बेटा, जहां पैसे कमाना मकसद हो। आप मान लो एक फल वाला फल बेच रहा है, आप वहां जाके और उसको बोलते हैं अंकल आप बड़े क्यूट हो, अंकल आप बड़े अच्छे हो, तो क्या वो आपको सेव जो कि वो 280 रुपए केजी बेचता है आपको ऐसे ही दे देगा क्या? बोल रहा है नहीं। आप डॉक्टर साहब के पास गए और बोले डॉक्टर साहब आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े टैलेंटेड है, बड़े प्यार से बात करते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब फी माफ कर देंगे क्या? बोल रहे हैं नहीं। तो यानी पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। सीए साहब अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। एडवोकेट साहब अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी जहां आप अपना रोजमर्रा का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर पाते हैं, जहां आप पैसे कमाते हैं, जिन एक्टिविटी से भाई हमें पैसे आते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और जहां हमें पैसे नहीं आते लेकिन हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए लव अफेक्शन सिंपैथी, अपने आप को खुश करने के लिए कि भाई मुझे ये काम करने करके खुशी होती है, मुझे पूजा पाठ करके खुशी होती है, मुझे चैरिटी करके खुशी होती है, तो इसको बोलते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी आपके लिए सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं तो क्या बोलती हैं कि भाई ये लो पकड़ो 2 आलू के पराठे 50 रुपए हो गए, मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए 100 रुपए हो गए। तो बोल रहा है नहीं। यानी इसका एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हाउस वाइफ्स जो अपने हाउस होल्ड का केयर कर रही हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं। आप मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। आप चैरिटी कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, भाई देशभक्ति है, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस काम को करके पैसे मिलेंगे लाइवलीहुड मिलेगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे थ्री ग्रुप्स में। फर्दर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो बिजनेस हो सकता है, या प्रोफेशन हो सकता है, या एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। बिजनेस का मतलब इसने कहा भाई बिजी रहना ही बिजनेस है, ऐसा कोई काम जहां हम बिजी हैं और हमारा मकसद प्रॉफिट अर्निंग करना है वो बिजनेस है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां कि हम सोसाइटी को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जिसके बदले हमें भी प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे आपको एक मेन डिफरेंस समझना है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में मेन डिफरेंस क्या है, मेन अंतर क्या है, ये आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, प्रोफेशन शुरू कब होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कब होता है, इसको बोलते हैं कमेंसमेंट। तो भाई बिजनेस तो उसी दिन स्टार्ट होगा बेटा जिस दिन एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड कर लिया कि भाई काम धंधा शुरू करना है। अब मान लो हम फल बेचते हैं, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आज रेडी लगानी है, ठेला खरीदना है, दुकान लगाना है, फल लाना है, फल बेचना है, उस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिस दिन एंटरप्रेन्योर ने ये डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है उस दिन बिजनेस शुरू हो जाएगा बेटा। प्रोफेशन में इसने क्या बोला
कि प्रोफेशन आप कब प्रोफेशन में आ सकते हैं, जब आपके पास कोई डिग्री है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने आपको अपनी मेंबरशिप दी है, उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी दिया, डिग्री दी, तो आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आप कब स्टार्ट करते हैं, जिस दिन आपका सर्विस एग्रीमेंट आपको मिल गया, जिस दिन आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, उस दिन से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सोच के बोलेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या बेटा? जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट किया तो क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उनको रिक्वायर्ड था क्या, कि भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा तो ही आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस? तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बिजनेस के लिए हमें नहीं चाहिए कुछ भी। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। हाँ भाई, प्रोफेशन के लिए जो भी उसका प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, वो चाहिए होगा। जैसे अगर आप सीए कोर्स कर रहे हैं तो सीए इंटर के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है, आईटी ट्रेनिंग वगैरह करनी है, फाइनल का एग्जाम देना है, जीएमसीएस करना है, तो भाई सब कुछ कंप्लीट करके ही तो आपको सीए का मेंबरशिप और डिग्री मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके नेचर ऑफ जॉब के अनुसार क्वालिफिकेशन है। अब भाई बैंक में मैनेजर बनने गए हैं तो आपने आईबीपीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। आप प्यून हैं तो भाई उसके लिए 10th पास होना जरूरी है। तो नेचर ऑफ जॉब, आप कैसा जॉब करते हैं, मैनेजर हैं तो आपने हो सकता है बीए किया हो, अकाउंटेंट है तो आपने बीकॉम एमकॉम किया हो। तो यानी कि नेचर ऑफ जॉब के अनुसार एम्प्लॉयमेंट में भी बेटा क्वालिफिकेशन चाहिए। तीसरा डिफरेंस जो है इन्वेस्टमेंट का, आप मुझे बताएं, बिजनेस में तो आपको कैपिटल चाहिए होगा, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है स्केल के अनुसार। अब भाई देखो, छोटा बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है, 5,000 रुपए है, तो हम उसी में अपना पान का जो है ठेला लगा लेंगे, हम उसमें सब्जी बेचना शुरू कर देंगे। तो स्केल के अनुसार इन्वेस्टमेंट लगेगा। यहाँ भी अब भाई डॉक्टर हैं, हम अपना मान लो एक रूम लेके क्लिनिक ही स्टार्ट करना है तो कुछ तो लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा। वहां एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लगेगा। आपको जॉब लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर मिला, आप जाओ प्रीमाइसेस में चुपचाप ज्वाइन करो, आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब आपको कोई भी वैसा इन्वेस्टमेंट एज सच का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा हो गया रिस्क। अब आप मुझे बताइए, रिस्क सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा? किस इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिस्क है? सबसे ज्यादा रिस्क किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में है? तो आपने कहा बिजनेस में। अब मैंने ठेला तो लगा लिया, पता है, पता नहीं फल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने का बिकेगा, कितने फल खराब हो जाएंगे, बारिश का मौसम है, पता नहीं ग्राहक आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, सारे कपड़े बिक ही जाए जरूरी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लिटिल रिस्क है, वहां पे तो भाई कोई रिस्क ही नहीं है। अगर अब आपका बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको एम्प्लॉयमेंट में रखा, उसका बिजनेस बंद हो गया, आपका क्या रिस्क है? आप कहीं और जाके काम करेंगे, नो रिस्क। तो रिस्क है तो भाई रिस्क है, यानी कि रिस्क है तो हमें और रिटर्न भी तो ज्यादा है। तो इसलिए हम बिजनेस जो है वो बहुत, आप देख रहे होंगे कि लोग अपना बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो मान लो मेरी दुकान है, बेकरी की शॉप है, मेरी फल की दुकान है, हम किसी कारण से 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसी को भी बोलेंगे कि भैया 2 दिन दुकान देख देना, तो वो देख देगा। हम चाहे तो फिर अपने बाद अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसर्स को अपना बिजनेस ट्रांसफर करके जा सकते हैं। प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर का बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, बैंक मैनेजर का बेटा बैंक मैनेजर बनेगा, सीए का बेटा सीए बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल स्किल है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पे भी अगर मान लो आप बैंक में ज्वाइन किए हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, तो क्या आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका बेटा बैंक मैनेजर हो जाएगा क्या? आप इंस्पेक्टर हैं, आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका बेटा इंस्पेक्टर हो जाएगा क्या? तो बोल रहा है नो।
नेक्स्ट है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का सर्विस प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयमेंट का इनकम जनरेट करना बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ सैलरी। अगर हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में एज सच कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं कि आपको ये कोड का पालन करना होगा, जबकि प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन जो आपको कोड ऑफ एथिक्स बताएंगे आपको फॉलो करना होता है। अगर आप एडवोकेट हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो आपको कोड प्रिस्क्राइब किया है वो फॉलो करना होगा। डॉक्टर हैं तो मेडिकल काउंसिल ने आपको जो प्रिस्क्राइब किया है कोड वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सीए हैं तो आईसीएआई ने आपको जो कोड प्रिस्क्राइब किया है वो फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में बोले तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर्विस एग्रीमेंट के वो फॉलो करना पड़ेगा। अब भाई टाइमिंग आने का कब है, जाने का कब है, कितनी छुट्टियां हैं, किस दिन आपका हॉलीडे है, कितना आपको मेडिकल की छुट्टी है, ये सब आपको जो टर्म्स कंडीशन लिखा होगा उसको अनुसार आपको फॉलो करना होगा। कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, कितना पीएफ है, ये सब जो लिखा होगा सर्विस एग्रीमेंट में वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या काम है यहाँ पे भाई, बिजनेस में क्या काम है बेटा? बिजनेस में हमारा काम है प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में सर्विस रेंडर करना और एम्प्लॉयमेंट में जो काम एम्प्लॉयर बोलेगा वो काम परफॉर्म करना। मतलब अगर यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट में अपनी कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी नहीं दिखलानी, जो असाइन किया जाएगा काम एम्प्लॉयर के द्वारा वो आपको करना होगा। और लास्ट डिफरेंस अगर बोले तो बदले में क्या मिलेगा भाई? तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बदले में रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट। अगर आप प्रोफेशन कैरी करते हैं तो बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा दैट इज नोन एज फीस। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा दैट इज सैलरी एंड वेजेस। अगर आप मेरी इतनी बातों को समझे हैं तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए और समझ जाएंगे कि मैंने भी आपको जो बताया समझ में आ गया। एक प्रोफेशनल है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक डॉक्टर है, उसको डिग्री मिल गई, उसने मेडिकल काउंसिल से डिग्री ले ली, उसके बाद उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो गया। तो आंसर इज यस। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हैं तो आप इस चीज को रिवाइज करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी बच्चों तक भी ये बातें पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट।